अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम 4 इश्यूज़ पर बात करेंगे। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट में कौन कौन से सरबराह मुमलिकत आ रहे हैं। दूसरा, आइनी तरमीम दोबारा से ख़तरे में पड़ गई। तीसरा, एक अरबपति जिसे कोई नहीं जानता। और चौथा, केपी पुलिस हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत कर दी। और ये मैं जो छोटे रैंक के लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं अफसरान की बात कर रहा हूँ। तो नाजरीन, ये आज के हमारे 4 टॉपिक हैं। और आपको रिमाइंडर है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या आपने अनसब्सक्राइब कर दिया था तो आप उसको दोबारा सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको हम दोबारा से मोहलत दे रहे हैं और टली ऑन कर लें। बाकी जो काम है, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो इधर उधर शेयर कर दिया करो, बाकी लोगों को जो है उन तक भी बातें पहुंचने दिया करें। तो ये 4 इशूज़ हैं, इन पे मैं किस से बात शुरू करूं। मेरा ख्याल है कि मैं आपको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से पहले बता दूं, क्योंकि आपने तैयारी करनी है कि कौन कौन से मेहमान आ रहे हैं और उस तरह के जोड़े आपने पहनने हैं। इस्लामाबाद जो है, इस्लामाबाद को तो दुल्हन की तरह सजा दिया गया है, बल्कि आप समझें कि इस्लामाबाद में तब्दीली आ गई है कि आज भी इस्लामाबाद को दिन रात लोग जो हैं, वो जो CDA के एम्प्लॉइज़ हैं वो लगे हुए हैं और उसको ब्यूटीफाई कर रहे हैं। अल्लाह करे कि कोई इस तरह के लोग पाकिस्तान आते रहें। और बल्कि ऐसा होना चाहिए कि जो बड़े बड़े शहर हैं, कम अज़ कम उधर आप कॉन्फ्रेंसेस रख लें। इस लिहाज से, इस बहाने से उनके कुछ इलाके जो हैं वो कोई बेहतर नज़र आना शुरू हो जाएँ। तो खैर, आज ये है कि जिन जो सरबराह मुमलिकत आ रहे हैं उनमें से एक तो चाइना के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। चाइना के प्राइम मिनिस्टर आप समझें कि जैसे उनकी जो रैंकिंग है उसमें नंबर 2 हों, यानी कि 2 नंबर नहीं, बल्कि यानी कि वैसे जो नंबर 2 एक जो आर्डर में आते हैं, जो एक एग्जेक्टिव ब्रांच है उसके हवाले से पहले तो प्रेसिडेंट हैं। इसी तरह रशिया के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। पुतिन जो है वो प्रेसिडेंट हैं, वो नहीं आ रहे, लेकिन उनके जो प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। ताजिकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, उज़्बेकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, मंगोलिया के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, बेलारूस के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो नाजरीन, ओवरऑल जो है, जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी जो मेंबर ममालिक हैं वो 10 हैं। तो उनमें से 7 जो हैं वो तो आ रहे हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। बाकी कुछ के, बल्कि जो ईरान के हैं, ईरान के जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट आ रहे हैं, यानी कि उनके भी मेरे ख्याल को 2-3 वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो जो उनके वाइस प्रेसिडेंट आ रहे हैं, यानी कि नायब सदर आ रहे हैं। इसके अलावा इंडिया के वज़ीर ख़ारजा आ रहे हैं, इसका तो आपको पहले से ही पता है। जो किर्गिज़स्तान के आ रहे हैं जी, चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर, ये वज़ीर ख़ारजा रैंक का उनका एक डेजिग्नेशन है। और इसी तरह जो तुर्कमानिस्तान है उसके भी वज़ीर ख़ारजा आ रहे हैं। इसके अलावा जो SCO है, जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसके सेक्रेटरी जनरल आ रहे हैं और कई और भी बड़े लोग आ रहे हैं। तुसी फिक्र ना करो जनाब, पाकिस्तान में बड़ी देर बाद जो है कोई लोग आए हैं, अदरवाइज़ तो इधर कोई जो है ना तेल भराने के लिए भी जहाज़ भी नहीं खड़ा होता था। तो अब जो है काफ़ी लोग आ रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। हमने भी काफ़ी एक मायूसी में टाइम गुजारा है। ऐसे लगता था कि जैसे हम कोई बिल्कुल इस कुर्रा अरज़ से हमारा ताल्लुक़ ही नहीं है। तो अल्लाह करे कि ये कॉन्फ्रेंस अच्छे अंदाज में गुजर जाए। और कोई PTI वाले जो हैं वो भी कोई 15 को ना आए, उन्होंने कोई धमकी दी हुई है, लेकिन मुझे मुश्किल लगता है उनका आना। और अगर आ गए तो उनको इस दफ़ा किसी ने छुड़ाना नहीं है। बहुत सख्ती होगी और बड़ी मार पड़ेगी। और ये तो किसी सूरत में आप समझें कि जैसे इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। ये ऐसे ही है कि जैसे आपकी न्यूक्लियर प्रोग्राम में दाखिल हो गए हों, या आपने कोई एक माइन हो, बारूदी माइन हो, सुरंग हो, और उसके ऊपर आपने पाँव रख दिया तो फिर आप नहीं बचेंगे। ये ऐसा मौका होगा। और अब ये देखें कि ओवरऑल मेरा ख्याल है कि जितनी इमरान खान को जितनी दफ़ा वो ख़िताब करते हैं, आमतौर पे इतना किसी कैदी को अलाउ नहीं किया जाता कि उनका मीडिया के साथ इतना इंटरेक्शन हो। अभी उनका कुछ दिनों के लिए इंटरेक्शन बंद हुआ है, मेरे ख्याल 7 तारीख को अक्टूबर को बंद हुआ है। और उन्होंने तमाम जो कैदी हैं उनकी मुलाकातें बंद की हुई हैं 17 तक। लेकिन जो PTI वाले हैं वो कोई ना कोई बहाना तलाश कर रहे हैं। और अभी भी जो है ना, उन्होंने जब कोई और मौका नहीं मिलता वो कहते हैं जी लगता है इमरान खान हूँ कोई जहर दे देते। हालांकि आज तक की जो पहले रिपोर्ट्स हैं वो ठीक नहीं है। और अब जो है ना, जहर किसी ने नहीं देना।
अब जो बाकी एक सियासत के मैदान में जो खेल खेला जाएगा आइनी तरमीम के ज़रिए जो खेला जाएगा, खान साहब ने उनको जहर को नहीं किसे देना। तो लिहाजा पीटीए वाले इस बारे में परेशान ना हो, उनको जहर वरा उनको नहीं दे रहे, लेकिन वो प्लान कर रहे हैं कि हमने 15 को आना है। अगरचे बहुत सारे जो नॉन पीटीआई के लोग आम तौर पे उनको सपोर्ट करते थे या उनका जमहूरी हक तसव्वुर करते थे, वो भी आयत के आते ने प्रावो इधर ना होना, इस्लामाबाद ना होना, कोई मौका छड़ दिया करो। अब जो है कोई गैर मुल्की मेहमान आए हुए हैं, उनको हमने क्या कोई अपना को कंजर बुनाते नहीं दिखाना। तो लिहाजा मेरे ख्याल है कि उनको अवॉइड करना चाहिए, बजाय इसके कि ये इधर हमारी पुलिस और जो पीटीआई वाले हैं वो आपस में कोई यानी कि एक दूसरे पे शेलिंग कर रहे हों। तो बेहतर है कि ये जो दिन है ये हमारा आसानी से और आराम से और कामयाबी से गुजर जाए। इसकी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। जिस तरह मैंने आपसे शुरू में बात की कि मुझे याद नहीं पड़ता कि लास्ट हमारी कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, यानी कि इतनी देर हो चुकी है। तो अगर कोई लोग आ गए ने तो जनाब हूँ बेहतर है कि उन्होंने साडा ना ही पता चले पूरा, तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है ओवरऑल ये हमारे लिए एक गेम चेंजर इस तरह से हो सकती है कि इसके बाद लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा। कोई जब 4 लोग आएंगे तो उनको लगेगा कि नहीं यार ये कोई नॉर्मल मुल्क ही है, इतने अब नॉर्मल लोग भी नहीं रहते जिस तरह हम इनके बारे में समझते हैं। तो उम्मीद है अल्लाह करे कि कोई मामला बेहतरी से आगे बढ़े। और अब यह है कि हम दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि आइनी तरमीम ख़तरे में पड़ गई। ख़तरे में किस तरह पड़ गई? ख़तरे में इस तरह से पड़ गई है कि मौलाना जो है ना वो उन्होंने इनकार कर दिया है। मौलाना ने इनकार क्यों किया? मौलाना कहते हैं जी कि मेरा हुकूमत के साथ सिर्फ एक चीज़ पर इख्तलाफ है कि मैं कहता हूँ कि जो है ना बेंच प्रेस लाइए, वो आंदे ने कि नहीं अलहदा तो खाड़ा लगाना है। यानी कि वो कह रहे हैं, हुकूमत वाले कह रहे हैं कि अलहदा से हमने कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनानी है, और मौलाना कह रहे हैं कि नहीं इधर ही सुप्रीम कोर्ट में बेंच बना लें। अब यह है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई आइनी बेंच बनाते हैं तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा? क्या वो उसको चीफ जस्टिस नहीं उधर लोगों को अपॉइंट करेगा? बाकी जो है इनको अमेंडमेंट जो करने जा रहे हैं उसमें जो इन्होंने तजावीज़ लेकर आए हैं उसमें को मेरे ख्याल को 7 लोग होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में और जो काजी साहब जो हैं उनके तो कोई चांसेस नहीं है अब आने के, मेरा नहीं ख्याल कि वो आ रहे हैं, वो जा ही रहे हैं। उसके बाद जो भी आएगा ना, फिर जो ये काजी साहब के पीछे पड़े हुए थे ये इन्हें कहना है जी कि काजी साहब आ जाते तो ज़्यादा बेहतर था। अब यह है कि जो हुकूमत क्या मौलाना फजल रहमान की हमायत हासिल कर पाएगी? तो मुझे लगता है कि हुकूमत को मौलाना ने हमायत नहीं देनी, बल्कि मुझे ये लग रहा है कि हुकूमत अब पछता रही है कि ऐसा मौलाना का इंतज़ार क्यों किया। मौलाना के इंतज़ार वो ना करते तो शायद अब तक वो कोई ना कोई और कोई कटी कटा कर चुके होते, यानी कि अब तक जो है कोई ना कोई जो तरमीम है वो हो चुकी होती। और पहले तो खैर उनके पास बंदे भी पूरे नहीं थे, अभी जो है उन्होंने को बंदे पैदा कर रहे हैं कि जिन्होंने इनको वोट देना है। वो किस तरीके से होगा वो फिर मैं दोबारा किसी नशिस्त में बात करूँगा। लेकिन यह है कि आप ज़रा इमेजिन करें कि अगर मौलाना हुकूमत का साथ नहीं देंगे, मैं एक पॉलिटिकली स्पीकिंग एक बात कर रहा हूँ, तो मौलाना के पास अपने आप को गालिबन ये कैश कराने का एक आखिरी मौका होगा, या आखिरी अगर नहीं भी है तो इतना अच्छा मौका कि जिधर हुकूमत को ज़रूरत हो तो वो अपने आप को कैश करा सकें। मेरे ख्याल इससे बड़ा मौका कोई आगे मुस्तकबिल करीब में भी उनके पास नहीं आएगा। अब उसका नुकसान उनको क्या हो सकता है कि अगर वो नहीं कराते तो क्या वो चाहते हैं कि उन्होंने पीटीआई की तरफ जाना है? वो पीटीआई की तरफ भी नहीं जाना चाहते क्योंकि उधर उनको अपना अलग से तशख़्ख़ुस रखना ज़रूरी है। लेकिन साथ उन्हें ये भी लगता है कि ओवरऑल जो केपी का हालात हैं वो बड़े इस टाइम लोग बड़े रेडिकल हुए हैं गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़। तो मौलाना को लगता है कि हमने अपना अलहदा तशख़्ख़ुस बरकरार भी रखना है। तो लेट्स सी जो, लेकिन मौलाना आते हैं या नहीं आते, हुकूमत वाले ये कहते हैं जी कि हमने इस दफ़ा तरमीम कोई कर ही लेनी चाहिए, और वो कैसे करेंगे उसके बारे में उन्होंने जो प्लानिंग की हुई हैं और वो किस दिन करना जा रहे हैं, वो क्या उसके बारे में नजूमियों ने क्या उनको मशवरा दिया है कि आपने फ़लाँ दिन कर लें या फ़लाँ दिन कर लें, इस पर हमने बाद में बात करनी है। लेकिन हुकूमत के लिए इस टाइम उनकी सर्वाइवर के लिए इतनी ही इम्पॉर्टेंट तरमीम है जितने पीटीआई के लिए इम्पॉर्टेंट है कि ये तरमीम ना हो। क्योंकि ये आप समझें कि जैसे वो जिस तरह कहते हैं ना कि एक कब्र है और यानी कि 2 शख्स हैं, यानी कि उसमें से एक ने कब्र में जाना है। अब यह है कि इसी तरह अगर तरमीम हो जाती है
तो फिर जो है हुकूमत बच जाएगी। अगर तरमीम नहीं होती तो फिर जो पीटीआई बच जाएगी एंड वाइस वर्सा। तो लेकिन ये है कि तरमीम इस दफ़ा गवर्नमेंट सुपर कॉन्फिडेंट है। उन्होंने क्या कैलकुलेशन की हुई है, किस तरह उन्होंने तरमीम करनी है, ये मैं अगले व्लॉग में आपको बताऊंगा, और किस दिन का प्लान है ये भी मैं बताऊंगा। अब यह है कि हम केपी पुलिस की तरफ आते हैं। केपी पुलिस में मैं आपको एक दो दिन पहले मैंने जिक्र किया था कि केपी में जो होने जा रहा है, केपी में उन्होंने बिल्कुल ऐसे कर रहे हैं कि जैसे एक टोटली पॉलिटिसाइज पुलिस होती है वो मॉडल की तरफ जा रहे हैं, और उसमें आईजी का किरदार ना होने के बराबर हो जाएगा। और वो क्या करना चाह रहे हैं, वो इस तरह करना चाह रहे हैं कि जो डीपीओ हैं वो उनकी जो अपॉइंटमेंट होगी, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पुलिस ऑफिसर होता है उसकी अपॉइंटमेंट सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट नाम पेश करेगा वज़ीर आला को, और वज़ीर आला उनकी अप्रूवल देगा, और आईजी का कोई ताल्लुक ही नहीं होगा। अगर आप मुझे कमांडर बनाएं किसी फोर्स का और लोग ही मेरी मर्ज़ी के ना हों, टीम ही मेरी मर्ज़ी के ना हो, तो मैं उत्थे कट्टा दा साह करना है, यानी कि मेरी क्या ज़रूरत है। तो लिहाजा ओवरऑल यानी कि वो कह रहे हैं जी कि ये तो एक खासादार फोर्स बनाने जा रहे हैं पुलिस को, जिसका एक बहुत ज़्यादा एक आने वाले टाइम तक भी बड़ा नुकसान होगा जो केपी की पुलिस फोर्स है। उस लिहाज से रिजेंटमेंट बहुत ज़्यादा पाई जा रही है। उनके जो डीआईजी लेवल के रैंक के ऑफिसर हैं, इवन डीपीओ रैंक के ऑफिसर, उन्होंने को अपनी एक मीटिंग कॉल की है और उधर बैठ के वो एक लाएमल इख्तियार करेंगे। इससे पहले भी आईजी से उन्होंने पूछे ही नहीं है, और ये मामला इन्होंने उधर कैबिनेट में ले गए, और उधर आईजी ने मुखालफत की कि सर ऐं देना काम करो, तुसी इन्हों को फेडरल गवर्नमेंट ना समझो कि जिदे रोज़ाना तो ही चढ़ाई करना शुरू हो जाते हो। ये पुलिस है, ये आपके बाद वालों ने भी इस्तेमाल करनी है, और अदारे जो है ना वो जिस हालत में भी हैं अभी भी जिस हालत में पुलिस है, अगर आप जो आप करना चाह रहे हैं ये इसके बाद इसकी शक्ल वैसी मसख हो जाएगी, ये नहीं बचेगी। लेकिन गंडापुर साहब जो है उन्होंने कहा कि ਤੁਹਾਡੀ ऐसी थी तैसी, मैं तो ये करके दिखाऊंगा आपको। तो उन्होंने कैबिनेट से उसकी अप्रूवल ले ली है, लेकिन पुलिस इसको रजिस्ट करने जा रही है। कई लोग जो हैं वो प्लान कर रहे हैं उधर की पुलिस के हम जो है छुट्टियों पर चले जाएं, लॉन्ग लीव पे चले जाएं, हम कहें कि हम नहीं हम इधर काम ही नहीं करना चाहते। तो इसके बारे में उनको काफ़ी एक मुज़ामत का सामना करना पड़ गया है केपी जो गवर्नमेंट है उसको। अब हम अपने आखिरी टॉपिक की तरफ आते हैं, और हमारा जो आखिरी टॉपिक है वो एक ऐसे अरबपति के बारे में है जिसे कोई नहीं जानता था। अब यह है कि किस तरह नहीं जानता था, ये जानने या ना जानने के दो तरीके हैं। क्या वो मशहूर नहीं था? वो मशहूर था। तो किस तरह फिर नहीं जानते थे उसको? यानी कि वो एक एज अ लोनर कि एक अपनी ज़ात में रहने वाला आदमी, एक बहुत खामोश तबा, एक बहुत गहरी शख्सियत का मालिक, जो कि अकेले रहने को पसंद करता था, जिसकी जो उसका जो उसके साथी होते थे उसके कुत्ते होते थे, और कुत्तों के साथ उसको इतना प्यार था कि जब वो अपने इलाके में जाता, मोहल्ले में जाता, तो सारे कुत्ते उसके साथ इकट्ठे हो जाते। और कुत्तों के साथ उसको इतना प्यार था कि एक दफ़ा एक इंटरनेशनल अवार्ड लेने गया और फिर उधर ना पहुंच सका। उन्होंने पूछा कि क्या वजह बनी, उन्होंने कहा जी कि उसका कुत्ता बीमार है। कुत्तों के साथ उसको इतना प्यार था, मैं कुत्तों को ज़्यादा ग्लोरीफाई कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इंसानों से यानी कि दूर, और अगर उसकी कोई कंपनी थी तो कुत्तों की थी। तो वो एक दफ़ा कोई उसके स्टाफ ने उसको किसी ने पूछा कि जी इनको कौन सबसे अच्छा जानता है, तो उसने उनके दो कुत्तों का नाम लिया। उसने कहा जी कि वो जानते हैं, उससे ज़्यादा तो इनको कोई नहीं जानता। फिर एक बंदा जो कि उनके बहुत करीब तसव्वुर किया जाता था, उनका एक दोस्त था, उसको किसी ने पूछा कि आप तो इनको बहुत अच्छा जानते हैं। उसने कहा जी कि सच बात तो ये है कि मैं भी इस बंदे को नहीं जानता। और वो बड़ी सादा ज़िंदगी बसर करता था। उसका जो बिज़नेस है वो कोई 100 ममालिक में फैला हुआ था, और लेकिन वो कोई नमूदो नुमाइश से बिल्कुल आरी शख्स था, और पॉपुलर इतना था कि एक दफ़ा उसके मुल्क में एक कोई सर्वे हुआ कि हु इज़ पर्सन ऑफ द ईयर, कि उसके मुल्क का जो लेट्स से कि अगर वो पाकिस्तानी हो तो जो है ये आ जाएगी कि जो है ना हु इज़ पाकिस्तानी ऑफ दिस ईयर 2024। तो इस तरह एक सर्वे हुआ, 2009 की बात है, और उस टाइम बड़े बड़े आर्टिस्ट भी थे, बड़े बड़े फिल्म स्टार भी थे, लेकिन वो बंदा पर्सन ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया। और एक दफ़ा पहले एक एयरलाइन थी, और उसका यानी कि वो मालिक भी था, और एयरलाइन में सर्वे हुआ जी कि आपको जो सबसे जो एयरलाइन स्टाफ का कोई फ्रीक्वेंट जो ट्रैवलर ऐसा
कि जो उनका बहुत पॉपुलर हो, जिसको वो बहुत पसंद करते हो, तो वो कौन था। तो उस टाइम वो बंदा था, और उसकी वजह उन्होंने बताई। उन्होंने कहा जी कि वो जब आता है ना, उनने को मालकानियाँ हरकतें ही नहीं की थी कि वो इस एयरलाइन का सेठ है। वो आता है, वो बैठ जाता है खामोशी से, अकेला आता है, उसके साथ कोई स्टाफ नहीं होता, अगर हो भी तो कोई साथ एक बंदा होता है, और उसके पास एक फ़ाइलों का ढेर होता है। और जो ही परवाज़ टेक ऑफ करती है तो वो उस टाइम फ़ाइलें देखना शुरू कर देता है। और उस बंदे ने एक एम्पायर को रन किया, एक बिज़नेस एम्पायर को रन किया। 1951 से लेके 2012-14 तक उसने रन किया। और उस दौरान उसकी जो एम्पायर है, यानी कि वो आज के दिन अगर देखा जाए कि वो कितना पुराना एक बिज़नेस ग्रुप है, उसको कुछ 150 साल हो गया है, यानी कि उनकी फैमिली का बिज़नेस है। लेकिन 1991 में वो ज़वाल पजीर हो रहा था। उस बंदे ने जब उसको टेक ओवर किया तो उसके बाद वो उसमें ऐसे ही था कि जैसे उसने जान डाल दी है, दोबारा से बिज़नेस ग्रो करना शुरू हो गया। और यानी कि उसकी अपनी यानी कि जब वो उसकी सुपरविजन में बिज़नेस इस तरह ग्रो किया कि साल में जो रेवेन्यू था वो कोई 100 अरब डॉलर क्रॉस करना शुरू हो गया, कि 100 अरब डॉलर से ज़्यादा का वो मुनाफा कमाना शुरू हो गया। फिर एक स्टेज पे आके उसने रिज़ाइन कर दिया, और अपनी ही कंपनी के एक और बंदे को जिसकी फैमिली के कोई उस ग्रुप में कोई 18% शेयर थे, उसको उन्होंने अपना एक जानशीन मुकर्रर किया। फिर बाद में पता चला कि जानशीन बड़ा नालायक निकला, और उसको दोबारा उसने टेक ओवर किया। 2-4 साल चलाने के बाद एक नया जानशीन मुकर्रर किया, और वो जानशीन जो अभी चला रहा है। और वो बंदा कोई 1-2 दिन पहले फौत हो गया, और उस बंदे का नाम है रतन टाटा। रतन टाटा एक पारसी है, और ये एक पारसी फैमिली है इंडिया में। और टाटा ग्रुप का शायद आपने सुना हो, ये शुरू हुए थे कोई जो नमक का इन्होंने कारोबार शुरू किया था। अब ये सॉफ्टवेयर में भी हैं, यानी बल्कि जो अभी तो उनके गूगल के साथ भी कई कोई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने जैगवार लैंड क्रूज़र ये ख़रीदी थी, ये जो कंपनी है वो ख़रीदी। इस टाइम उनके कोई तकरीबन 100 के नज़दीक कंपनी है, और पूरे दुनिया में हैं। यूके में उनके बिजनेसेस हैं। बल्कि डेविड कैमरून जो कि साबिक़ प्राइम मिनिस्टर है, वो जब प्राइम मिनिस्टर थे तो एक दफ़ा इंडिया आए, तो उसने कहा जी कि हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ा इस टाइम कारोबार चल रहे हैं, या सबसे ज़्यादा जो यूनिट्स हैं, बिजनेसेस हैं, वो इनके हैं, जो टाटा ग्रुप है इनके हैं। वो एयरलाइन की इंडस्ट्री में आए। एयर इंडिया जो है, जिस तरह हमारी पीआई है, इनके इस टाइम एयर इंडिया जो है वो उन्होंने को 1932 में शुरू की थी। फिर बाद में वो हुकूमत ने उसको कोमिया लिया, फिर हुकूमत से नहीं चल सकी, फिर जो है एयर इंडिया उन्हीं के पास आ गई। और भी कोई 1-2 ममालिक हैं जिनकी जो एयरलाइन है उनके पास है। अब जो है दे आर इन टू मैनी बिजनेसेस। जो रतन टाटा है उसने यानी कि वो तो खैर सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ, लेकिन उसकी तबीयत शुरू से बड़ी एक सादा तबीयत के मालिक थे। जो इब्तदाई तालीम है उन्होंने इंडिया में हासिल की, बाद में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी जो कि अमेरिका की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आती है, उधर से उन्होंने आर्किटेक्चर की इंजीनियरिंग की, और फिर बाद में वापस आ गए। जब अमेरिका में थे तो उनकी एक जो गर्लफ्रेंड थी वो अमेरिकन थी, उसको लेके इंडिया आ गए। इंडिया में फिर वो इतना रह नहीं सकी, और उसके बाद उसने सारी ज़िंदगी अकेले में गुजारी और तन्हाई में गुजारी। उसके मुकाबले में एक अंबानी जो है, यानी कि जिसकी जो शादी है, जिसके बच्चे की कोई मेरे ख्याल 6 माह चलती रही है, जिधर एलॉन मस्क और दुनिया के जो बिलियनर हैं, और इंडिया बॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेसेस और जो इंटरनेशनल सिंगर्स हैं जो उसने बुलाए हुए थे, इंतहाई शोहा किस्म का आदमी, उसके बिल्कुल डिफरेंट किस्म का एक सादा सा एक आम से घर में, यानी कि आम सा घर मतलब ये है कि खैर बिल्कुल है तो नहीं सी को 5 मरले का घर तो नहीं, लेकिन यह है कि उसके अपनी ओहदे रुतबे के लिहाज से बड़ा ही सादा सा। बल्कि मैं एक दिन एक बंदे का पढ़ रहा था कि मैं जब उसके घर गया तो मैंने सोचा कि बड़े उधर शॉफर्स वगैरह और जो सिक्योरिटी स्टाफ खड़ा होगा, उसने कहा कि मैंने बेल दी और एक बंदा अंदर से आया, और वो मुझे ले गया। और ज़्यादा जो रतन टाटा है, मुझे खैर उनकी जो पर्सनैलिटी का जो सबसे एक फैसिनेटिंग आस्पेक्ट लगता है, जिससे मैंने शुरू की, कि बहुत एक गहरा आदमी, अपनी दुनिया में रहने वाला, एक खामोश तबा, और एट द सेम टाइम उसने बिज़नेस जब रन किया तो बड़ा सक्सेसफुली रन किया। इससे जो 1-2 और चीज़ें जो मुझे अच्छी लगी वो ये है कि उसने बिज़नेस तो बड़ा अच्छा रन किया, लेकिन
जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि उनकी इस टाइम आप समझें कि कुछ 100 के करीब कंपनीज़ हैं। इससे पहले ज़्यादा भी थी, बाद में उन्होंने कई जो हैं उनको ख़त्म कर दिया जो कि एक लॉस मेकिंग थी। तो उनमें से जो 2-3% है, यानी कि जो 2/3 बिज़नेस का हिस्सा है या जो उनके बिज़नेस यूनिट्स हैं, उनमें से जो आमदन आती है वो एक पब्लिक वेलफेयर पर इस्तेमाल होती है। उनके कई कैंसर हॉस्पिटल हैं इंडिया में और कई रिसर्च सेंटर हैं, और फिलंथ्रॉपी के हवाले से, एक इंसान दोस्त होने के हवाले से ये चीज़ जो है उनकी बड़ी एक पावरफुल है। एक चीज़ उनकी एक खामोशी और गहरापन, दूसरा ये वाली जो फिलंथ्रॉपी के आपके बिज़नेस का 2/3 जो है वो इसमें जा रहा है। अभी भी जो उनका ओवरऑल ग्रुप का चेयरमैन कोई और है, लेकिन अभी रतन टाटा के बाद वो जो इनका जो ट्रस्ट है, ये जो इनका टाटा ट्रस्ट है, उसके अंडर कोई मेरे ख्याल ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जो वेलफेयर के काम करता है, उसके अंडर कोई 66 कंपनीज जो हैं उसके अंडर हैं कि जिनकी सारी इनकम जो है उनके वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स में जाती है। अब उसके लिए ख़ानदान से कोई और बंदा उसका चुनाव होगा कि जो उसको रन करेगा, और ये तो इन्होंने तो शादी नहीं की हुई थी और ये इनकी कोई औलाद वगैरह भी नहीं थी। तो लिहाजा अब दूसरी ये जो चीज़ मैंने बताई, और जो तीसरी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनके हवाले से ये मशहूर है कि ये अपने बिज़नेस के लिए, प्रोजेक्ट्स लेने के लिए या कोई और काम के लिए रिश्वत नहीं देते। आपको पता है ना, मलक साहब जो है, मलक रियाज साहब ने बताया था कि मैं जो है यानी कि फ़ाइल को पहिए लगाता हूँ, वो पहिए नहीं लगाता, यानी कि वो रिश्वत नहीं देता। और उनका जो अपना एक इंटेग्रिटी स्टैंडर्ड है, उन्होंने अपना एक वैल्यूज़ सिस्टम बनाया हुआ है, और वो वैल्यू सिस्टम जो है उनकी वेबसाइट पर मिलता है। उसमें नंबर 1 ये है इंटेग्रिटी, ईमानदारी, एक्सीलेंस, ठीक है, यानी कि आपने जो है ना एक काम की एक आला दर्जे की महारत रखना, और अंडरस्टैंडिंग के मामलात के बारे में एक अच्छी समझ बूझ रखना, और ज़िम्मेदारी और जो यूनिटी है और ये अपने एम्प्लॉइज़ के हवाले से इनके बारे में ये आता है कि 1917 में, कब की बात मैं कर रहा हूँ, 1917 में भी जो इनके एम्प्लॉइज़ थे उनकी बच्चों की एजुकेशन की इन्होंने ज़िम्मेदारी ली हुई थी। यानी कि जिस टाइम कोई ऐसे लॉ भी नहीं थे कि आपने अपने एम्प्लॉइज़ की वेलफेयर के लिए काम करना है। तो रतन टाटा जो हैं वो कोई 2 दिन पहले उनकी डेथ हो गई है। काफ़ी ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है, कुछ 84-86 साल गुजारी है। अब ये है कि जब आपने ये बात सुनी होगी तो आपके ज़हन में ये आया होगा कि पाकिस्तान में भी कोई इस तरह के लोग हैं, ये हम अपने आप को हर टाइम लान तान करते रहते हैं। तो मेरे ज़हन में कोई 2-3 आ रहे हैं, तो सोचा कि मैंने वो भी आपको बता दूं। एक सैयद बाबर अली हैं, ये जो पैकेजेस ग्रुप वाले हैं लाहौर में, और अगर आपको पैकेजेस ग्रुप से नहीं समझ लगती तो ये जो नेस्ले वगैरह का जो जेवी है पाकिस्तान में, जो नेस्ले को लेकर आने वाले हैं, वो फैमिली है, ख़ानदानी रईस हैं, लेकिन बड़े एक अच्छे किस्म के, यानी कि तुफैलिए किस्म के रईस नहीं कि जो एक ओवरऑल लोगों को खाते जाएं। और इनकी जो ये इंस्टीट्यूशन बिल्डर के तौर पे मशहूर हैं। मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई, बुज़ुर्ग हैं, लेकिन उनका शुमार ऐसे लोगों में होता है कि जिनके बारे में मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं इनसे ज़रूर मिलूँ। जो लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज है, लम्स यूनिवर्सिटी, वो भी उन्होंने बनाई है, और भी इस तरह के उनके कई प्रोजेक्ट्स हैं, इंस्टीट्यूशन बिल्डर हैं। और इसके अलावा जो दाऊद फैमिली है, जो एंग्रो वाले हैं, उनकी एक बहुत अच्छी रेपुटेशन है कि जो एक वेलफेयर के हवाले से भी बड़ा काम कर रहे होते हैं। और जो तीसरा जो नए लोग इमर्ज हुए हैं, उनमें एक इंटरलूप एक ग्रुप है फैसलाबाद का। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई और लोग नहीं हैं, लेकिन मैं वो हैं कि ये इंटरलूप के हवाले से तो मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ। मैंने एक दफ़ा कोई अपने अज़ीज़ के हवाले से, मुझे कोई काम था कोई जॉब के सिलसिले में, तो मैंने किसी बंदे को कहा, और वो टैक्स वाला था। मैंने कहा जी कि आपके तो टैक्स के तो इनको मामलात में ज़रूरत रहती होगी। उसने कहा जी कि इनके टैक्स के मामलात बड़े ट्रांसपेरेंट हैं। और ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी एक टैक्स ऑफिसर के पार्ट पर कि वो उनकी बात करे। और फिर इत्तेफाक से मुझे उस ग्रुप के जो ओनर हैं, उन्होंने भी एक दफ़ा मुझे ये बात की। उन्होंने कहा जी कि आप टैक्स पर काम करते हैं। उस टाइम मैं टैक्स पे काफ़ी ज़्यादा काम करता था। उन्होंने कहा जी कि कभी हमारे मामलात को भी देखें। वो भी वेलफेयर के हवाले से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो जिन लोगों के पास पैसा आया है, कई ऐसे हैं कि जो कि बड़े एक लेजेंड किस्म के लोग पैदा हुए हैं। तो बात जो है वो रतन टाटा से हुई थी। तो रतन टाटा, ये लोग किसी एक कौमियत तक महदूद नहीं होती, ये एक सोच होती है।
और जो मुख्तलिफ़ ममालिक में मुख्तलिफ़ जगहों पर पाई जाती है, हमें इस दुनिया को, इंसानों को जो है और ज़्यादा इस तरह के लोग, विजनरी किस्म के लीडर्स, लेजेंड चाहिए कि जो अच्छी मिसालें छोड़ के जाएं, जिनका एक वैल्यू सिस्टम ऐसा हो कि जो इनकी याद रखा जाए, जिसको लोग अडाप्ट करने की कोशिश करें। पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हैं, हो सकता है कि उनका बिज़नेस का स्केल उतना ना हो, शायद कोई ऐसा ना हो कि जिनका कोई बिज़नेस का 2/3 जो है वो वेलफेयर के लिए इस्तेमाल होता हो, लेकिन क्या पता कि कोई और लोग हों, शायद हमारे नॉलेज में ना हो, या क्या पता कि उनकी एक हिस्ट्री से, उनकी स्टोरी से मुतासर होकर पाकिस्तान में भी ऐसे कई लोग आ जाएं। तो नाजरीन, बात थोड़ा लंबी हो गई है, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।